हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हमने मैनेजमेंट की सीरीज़ आरबीआई ग्रेड बी के लिए और सीएसआईआर के लिए चालू कर दी है। हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा इसे इसमें संयम रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना होगा। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यूजुअली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको याद होगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ देखिए दोस्तों। वो आपका इंग्रेडिएंट है। हम लोग बेसिक से पूरा कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट को, एडवांस लेवल तक जाएंगे, जो आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स फेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस भी मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है। आप फाइनेंस की लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। वो मेरे चैनल पे जाके आपको फाइनेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरबीआई ग्रेड बी के लिए। साथ ही साथ मैं अभी मैनेजमेंट भी आपको पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ होगी वो हम प्रोवाइड वहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं प्लानिंग के बारे में, जब भी हम लोग सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं? प्लानिंग से हम लोग क्या हमेशा सोचते हैं, चलो कल एक ट्रिप करते हैं। हम लोग अपने दोस्तों के साथ कोई एक ट्रिप कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं होता है ना, गोवा का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? आपकी प्लानिंग प्लानिंग तो चलो हो जाती है, आप एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो प्लानिंग ऐसा होता है कि हम कल या आने वाले टाइम में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये होती है बस प्लानिंग। बेसिक सा जो प्लानिंग का मोटो होता है कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कुछ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होता है, उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ठीक है। एक डायरेक्शन सेट करते हैं, कैसे कैसे उस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, वो भी एक प्लानिंग का पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग को अच्छा करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है। और इनोवेशन लाने के लिए, आइडियाज़ को इनोवेट करने के लिए, ठीक है, वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारे चीज़ पर्पस होते हैं, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये होता है प्लानिंग। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। अब आपको मेरे साथ 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 नोट्स बनाने हैं, और अगर आप नहीं बनाओगे तो आप सुन सकते हैं इसको 1.5 की स्पीड में, कोई इशू नहीं है। मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस planning is deciding in advance what to do, and how to do. ठीक है। It is one of the basic managerial functions. ठीक है। प्लानिंग सीक्स टू planning seeks to bridge the gap bridge the gap between where we are where एक मिनट where we are and where we want to be and where we want to be। ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हम लोग अभी कहाँ हैं और हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। उसको अगर हमें ब्रिज करना है, वो अचीव करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स setting objective setting setting objective and developing appropriate course of action
course of action to achieve these objectives. Achieve this objectives. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन for all managerial decisions and actions. ठीक है दोस्तों, तो ये प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंस. प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको ऐसा ही लिखना है. तो प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करना, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी. ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ो. ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा. स्टैटिक सब्जेक्ट है. स्टैटिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से रखोगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे. स्कोरिंग सब्जेक्ट में स्कोर करना ज़रूरी है. ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. दोस्तों आप हमेशा देखे होंगे जो अच्छे बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेस ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग, मैक्सिमम लोग प्लानिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम में कुछ अचीव करना है, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी बनना है, तो आप कुछ प्लान तो करते होंगे कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आज मुझे फेज़ 2 का मैनेजमेंट 1 से 1.5 घंटा लेना है, उसमें मुझे प्लानिंग का टॉपिक कंप्लीट करना है. ये आपकी प्लानिंग हो गई ना, आपको आज का टॉपिक कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद मैं क्वांट्स पढ़ूंगा, फिर रीजनिंग पढ़ूंगा. ऐसे करके आपने प्लानिंग कर दिया कि आज मैं 4 घंटे करूंगा, फिर वीकेंड्स में मॉक टेस्ट दूंगा. तो ऐसे करने आपने एक प्लानिंग, एक डायरेक्शन में अपने गोल्स को प्लान किया. ठीक है, तो प्लानिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको एक डायरेक्शन देती है. आपको पता होता है कि आपको अचीव करने के लिए, अपने रास्तों को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस रास्ते पे जाना है. तो ये होता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो लिख दो, बाय स्टेटिंग इन एडवांस how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated, so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction. What action should be taken and in what direction. ठीक है दोस्तों, चलेगा. पहला पॉइंट हो गया, प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. सेकंड हो गया, प्लानिंग होता है वो रिड्यूस करता है आपकी अनसर्टेनिटीज़ को. ठीक है, मैनेजर को पता होता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आपके, इसमें क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो माइट भी कोविड के पहले ऑनलाइन अपना इस्टेब्लिशमेंट देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने एक प्लान किया था कि हमें ऑनलाइन चैनल इस्टेब्लिश करना है, ऐसा करना है. तो उन्होंने कोविड के बाद भी वो जो रिस्क था कोविड का कि आपकी जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स थे वो सारी बंद हो गई, उसको ओवरकम कर लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ अनसर्टेनिटीज़, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स देखे थे ऐसे
उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया था, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या, ऐसा करके अनसर्टनिटीज़ को, रिस्क को आप कम कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। दो यू कांट एलिमिनेट द कंप्लीट रिस्क, बट स्टिल यू कैन रिड्यूस द रिस्क। और जितना कम मिनिमम रिस्क होगा आपका दोस्तों, उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। तो प्लानिंग reduces the risks of uncertainty। ठीक है, अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट हो गया, एक मिनट, ठीक है, लिखते हैं अब इसको। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead and anticipate changes by deciding in advance the tasks to be performed. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आते हैं। प्लानिंग जो होता है दोस्तों, वो आपकी वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। समझ लो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग 4 दोस्त हो, ठीक है, और आप लोग ने मूवी, कल आपकी मूवी है, उसके हिसाब से आप लोग ने प्लान कर लिया कि हाँ भाई हमें मूवी देखना है, ठीक है, आप लोग मूवी देखने चले गए। बट आपने कुछ प्लान नहीं किया था, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग को पता नहीं था कि कौन टिकट ला रहा, तो आपने खुद टिकट ले आई और सभी लोगों ने, चारों लोगों ने टिकट्स ले आई, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 16 टिकट आ गई टोटल ज़रूरत कितनी थी, सिर्फ 4 टिकट्स की। तो आपने बिना प्लानिंग किया और आप आ गए, तो आपका वेस्ट बढ़ गया, ठीक है, वेस्ट बढ़ गया, ओवरलैपिंग हो गई इससे। तो ये आपके लिए एक नुकसान की तरह हो गया, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं जमा, है ना। तो ये सबको रिड्यूस करना कैसे होता है, संभव तभी हो पाया जब आप प्लानिंग करते हो, समझे। प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities। ठीक है, तो लिख दो, प्लानिंग serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals। ठीक है, it helps in avoiding confusion and misunderstanding। ठीक है,
चलेगा, समझ में आ गया, वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया, 4 दोस्त वाला वो एग्जांपल याद रखना तो आपको समझ में आ जाएगा ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना। फिर प्लानिंग करते हो दोस्तों तो न्यू आइडियाज़ आते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, आप प्लानिंग करते हो तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, कोई भी प्रोसेस को अगर आप प्लान कर रहे हैं की कोशिश करते हो तो आप डेफिनेटली अलग अलग फैक्टर्स को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, उससे आप इनोवेशन की तरफ भी बढ़ते हो। जितना आप सोचोगे उतना आप इनोवेटिव होते हो, उतने क्रिएटिव होते चले जाते हो, तो उतना इनोवेशन की चांसेस बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं, 4th पॉइंट लिख दो, प्लानिंग प्रमोट्स प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, लिख दो, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, new ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management, as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business। ठीक है, हो गया। फिर प्लानिंग आपकी किस में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उसको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, कुछ भी आपको डिसीजन लेना है तो आप डेफिनेटली कुछ प्लान करोगे, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ अच्छी होती है, आप अच्छे प्रेडिक्शन कर सकते हो फ्यूचर कंडीशंस के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, डायरेक्शन में सोच सकते हो। ठीक है, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, तो उसके हिसाब से पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते करते आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप जनरेट कर सकते हो। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। लिख दो, प्लानिंग helps the manager to look into the future and make a choice from various alternative course of action। ठीक है, course of action, it involves setting it involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decisions। ठीक है, चलेगा दोस्तों। ये 5 पॉइंट वैसे काफ़ी है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए, 5 पॉइंट्स आप लिख दो, चलेगा आपको।
फिर अब आता है दोस्तों कुछ इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग के कुछ फीचर्स भी होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला, प्लानिंग जो होता है दोस्तों वो ना हमेशा ऑब्जेक्ट को पाने के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, जो भी आपने गोल को बनाया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है गोल्स को अचीव करने के, उस पर प्लानिंग यूजुअली उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस मार्केट में 30% तक पेनिट्रेट करना है, मतलब मुझे इस मार्केट में 30% का मार्केट शेयर चाहिए, तो मैंने इसे ऑब्जेक्टिव बना दिया। अब मैं प्लान करूँगा कि मैं इसको 30% मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए मैं कैसे अचीव करूँ, इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्लानिंग होती है वो मैनेजमेंट की प्राइमरी फंक्शन होती है। प्लानिंग कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं होती। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, जो सबसे बड़ी बेस जो होती है वो प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। जो प्लानिंग है वो यूनिवर्सल है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल जैसे छोटा है तो भी हमें भी प्लानिंग की ज़रूरत है, और बड़ा यूट्यूब चैनल है उनको भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। प्लानिंग फ्यूचर के बारे में डिसाइड करके लिया जाता है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग में क्या होता है, यूजुअली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो इसके फीचर्स मैं आपको एक एक पॉइंट में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप लिख लो। प्लानिंग focuses on achieving objectives, ठीक है। फिर प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल। ये सब हम लोगों ने देखा है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है। प्लानिंग आपको करते रहना, जैसे आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप प्लानिंग खत्म हो गया। प्लानिंग आपको रेगुलर इंटरवल्स में करते रहना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसकी साइकिल चलती रहेगी, साइक्लिसिटी मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर प्लानिंग आप कभी भी पास्ट को लेकर थोड़ी ना करते हो प्लान, कल क्या हो गया हमें उससे मतलब नहीं है, आज तो हम है ही। हम लोग प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को लेकर करते हैं, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। फिर प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है दोस्तों। इसको आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को लेना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस में चले गए, आपको जो लग रहा है उसके बेसिस में आपने डिसीजन लिया, नहीं। प्लानिंग में काफ़ी सारे फैक्टर्स को एज्यूम करना होता है, तो एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह ही है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो ठीक है। ये आपके सारे प्लानिंग के फीचर्स हो गए, फीचर्स हो गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान, दो टाइप देख लो दोस्तों इसको। एक हो गया सिंगल यूज़, दूसरा हो गया स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ मतलब नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों। सिंगल यूज़, सिंगल यूज़ होता है वो एक वन टाइम इवेंट के लिए प्लान होता है, ठीक है। वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होता, नॉन रिकरिंग सिचुएशंस के लिए होता है। बार बार वो प्लान को सिर्फ एक बार, जैसा मतलब आपको कुछ कुछ एक टारगेट आपने ले लिया है कि मुझे इस हफ्ते 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो ये सिंगल यूज़ प्लान हो गया। आपने प्लान बना लिया, ख़त्म।
इस हफ्ते के बाद आप उस प्लान को यूज़ नहीं करोगे, सिंगल टाइम के लिए था, ठीक है। और एक स्टैंडिंग प्लान होता है जो आप रेगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, रूटीन डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज़ करते हो। जैसे आपको जिम जाना, आप प्लान करते हो कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है। हेल्दी फिट आप तब रहोगे जब आप रेगुलर बेसिस पे या तो जिमिंग करोगे या रनिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम डिसाइड किया है कि अब हम हाँ मुझे अब जिम जाना है, एक दिन जिम चले गए आप, फिर गए नहीं, या एक दिन रनिंग करने चले गए, योगा कर लिए, फिर करे ही नहीं। तो वो एक दिन से नहीं होता, ये आपको रेगुलर बेसिस में करना होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो वो होता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। इजी था, सिंपल है। कोई दुख दर्द तकलीफ, लिख लो इसको। अ सिंगल यूज प्लान, single use plan is developed for a one time event or project. Such a course of action, such a course of action is not likely to be repeated in future, ठीक है, चलेगा। एक मिनट, अब यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान, it is used for activities that occur regularly over a period of time, ठीक है। It is usually developed once, usually developed once, but is modified, but is modified from time to time, from time to time to meet business needs as required। तो ये था आपका दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। इतना ही कर लो इसमें। फिर बेस्ड ऑन व्हाट प्लान्स सीक टू अचीव, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। प्लान्स को और आप क्लासीफाई कर सकते हो कि आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मतलब क्या सीख करना चाहते हो प्लान से, क्या आपको अचीव करना है, उसके हिसाब से आप इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लिख लो इसको, बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, plans can be classified as, ठीक है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ठीक है, मेथड, रूल, प्रोग्राम, और हो गया बजट। टोटल 8 है, ये 8, ठीक है। तो इसमें देख लो, पी पी पी, पी पी पी, ठीक है। ROMBS, ROMBS,
ठीक है, हो गए 8, ऐसे याद करो। पीपीपी रोम्बस, पीपीपी रोम्बस। ट्रिक ट्रिक क्या होगी इसकी? पीपीपी रोम्बस। तो पी से पॉलिसी, पी से प्रोसीजर, पी से प्रोग्राम। पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम। आर से आपका रूल हो गया, ओ से ऑब्जेक्टिव, एम से मेथड, बी से बजट, और एस से स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग का इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग के, या आप कह सकते हो कि ये स्टेप्स है। ठीक है, यूजुअली स्टेप्स ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो आप इसको, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में याद कैसे रखोगे? पीपीपी रोम्बस, पीपीपी रोम्बस। पी फॉर पॉलिसी, मेरे साथ याद भी कर लो ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो, इसके बाद आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा। पीपीपी रोम्बस, पी से पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम। आर से अपना रूल हो गया, ओ से हो गया अपना ऑब्जेक्टिव, एम से मेथड, बी से बजट, और से स्ट्रैटेजी। ठीक है, याद हो गया? तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप होता है प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है, जो भी आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, जो भी पोजीशन में आप जाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप एक प्लान करते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेसिक सा चीज़ होता है, फंडामेंटल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो आप कैसे प्लान करोगे? ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप सेल्स बढ़ाओगे, तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में सोचोगे। आप अपने सेल्स ऑफिसर को असाइन करोगे एक टेरिटरी में, टेरिटरी दोगे उसको, सेल्स ऑफिसर को, उसके ऊपर एएसएम होगा आपका, जो एक एरिया देखता रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बजट बढ़ा सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे ताकि ताकि लोगों पर ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है तो लोग आपके ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद वो परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर जब परचेज़ करेंगे तो उनको उनसे फीडबैक लो कैसा चल रहा है। तो ये सब जो प्रोसीजर्स होता है ना, ये सब आप प्लान कर रहे होते हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था आपको 20% का बढ़ाना, सेल्स प्रॉफिट बढ़ाना। तो उसके लिए आपने अपनी प्रॉफिट बढ़ाने क्या कर सकते हो, या तो सेल्स पे कर सकते हो, या तो कॉस्ट को कम कर दो, या तो सेल्स बढ़ा दो। तो आपने क्या चुना? सेल्स को बढ़ाने का कोशिश किया। सेल्स को बढ़ाने की कोशिश के लिए आपने इतनी बड़ी प्लानिंग करी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपकी? स्ट्रैटेजी या तो आप अपने, मैं जैसे बताया आपको, या तो अपना आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको डिफ्रेंशिएट करो अपने कॉम्पिटिटर से, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। या तो आप कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप यूजुअली कॉस्ट को कम कर दोगे, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर दोगे, या कुछ भी कॉस्ट को, मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर दिया, कुछ भी कॉस्ट को आप कम कर दिए, ताकि आपका जो प्राइस है, ओवरऑल प्राइस थोड़ा कम हो जाए और कॉम्पिटिटर से आपको एडवांटेज मिल जाए और लोग आपसे खरीदें क्योंकि आपका प्राइस कम है। समझ में आया? तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, या तो कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया अपने कॉम्पिटिटर से, कॉस्ट में आपने कॉस्ट को कम कर दिया। इजी था, चलेगा। अब पॉलिसी क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, किस डायरेक्शन में करें, वो एक गाइडलाइंस बनाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, हर एक टाइप की पॉलिसीज़, हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ आप बनाते हो। ये उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होती, जैसे रूल्स आपके होते हैं वो स्ट्रिंजेंट होते हैं, ये उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। काफ़ी सारे पैरामीटर्स में देखे जाते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन आप बनाते हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए, वो होती है पॉलिसी। फिर प्रोसीजर्स होता है, प्रोसीजर्स मतलब स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स है, प्रॉपर प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हो, रूटीन स्टेप्स जो आप बनाते हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में वो अलाइंड होते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं प्रोसीजर। मेथड्स होते हैं वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये होते हैं आपके मेथड्स। फिर आपके आते हैं रूल्स। रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, एक गाइडलाइंस होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इनमें, या तो नहीं होती है, काफ़ी रिजिड होते हैं ये। ठीक है, फिर होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ नहीं होता, ये डिटेल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, आपका प्रोजेक्ट किस बारे में, उसके बारे में डिटेल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। आउटलाइन होती है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स क्या है, टास्क क्या होगा, रिसोर्सेज क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, आपके बजट क्या होंगे। तो प्रोग्राम सब कुछ इन्वॉल्व करता है, सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है प्रोग्राम आपका। ठीक है, और जो बजट होता है वो एक स्टेटमेंट होता है
कि न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है कि आपने एक सेल्स बजट को एलोकेट कर दिया। जैसे मेरा बजट अभी होगा, अभी मेरा बजट सिर्फ 1000 रुपये का होगा, समझ लो फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का बजट है, तो मैंने एलोकेट कर दिया 1000 का बजट। इस बेसिस पे मैं, आप अपने सेल्स के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना ही बजट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, फंड्स कम है, तो उस हिसाब से मैं अपने एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करूँगा, उस हिसाब से मैं अपने प्लेटफॉर्म को चुनूँगा। ठीक है, जो भी बजट है उसके हिसाब से। तो ये सब होते हैं दोस्तों स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें स्टार मार्क भी कर दे रहा हूँ, इसको छोड़ के मत चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लिख देते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ सबके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर रैप अप करेंगे सेशन को। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज setting objectives. Objectives therefore can be said to be desired future position that the management would like to reach. ठीक है, objectives are very basic to organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. Therefore an ऑब्जेक्टिव अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे करोगे? एक सिंपल टर्म से बता दे रहा हूँ। व्हाट you would like to achieve, that is the end result of activities. ये होगा एग्जाम्पल, on 20% of profit from business, या increase 10% सेल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया दोस्तों, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें। स्ट्रैटेजी, सेकंड में जाते हैं स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट है यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्ट्रैटेजी क्या है लिख लेते हैं। it provides the broad counters of an organization business। कैसे आप कॉम्पिटिटर के या कॉम्पिटिटर से कैसे आप अलग कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो। ठीक है, इट विल ऑल्सो रेफर टू फ्यूचर decisions defining the organization's direction and scope in the long run। यूजुअली मैंने आपको दोस्तों
बताइए स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन, एक हो गया कॉस्ट लीडरशिप। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है। डिफरेंशिएशन में आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देते हो। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर। कॉस्ट लीडरशिप में आप लेस प्राइस में सेलिंग प्रोडक्ट्स एट लेस प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स, ये होता है कॉस्ट लीडरशिप। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। थर्ड लिख लो आप, पॉलिसी। पॉलिसी लिख लो। ये जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं यूजुअली पर्टिकुलर डायरेक्शन में थिंक करने के लिए। तो पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स that guide thinking or channelize energies towards a particular direction. It provides a basis for interpretation। मिटा के लिख देता हूँ दोबारा, सॉरी फॉर माई राइटिंग दोस्तों। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी which is usually stated in जनरल टर्म्स। ठीक है, ये पॉलिसी हो गया आपका। याद करने का तरीका को पता है, ट्रिपल पे रोम्बस, ठीक है। चौथा प्रोसीजर, प्रोसीजर कुछ नहीं होता है, रूटीन स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर routine steps on how to carry out activities. They detail the exact manner in which any work is to be performed। ठीक है, मेथड, फिफ्थ आपका हो गया मेथड। तो मेथड क्या है? प्रिस्क्राइब वे प्रोवाइड करता है या मैनर इन विच टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क को परफॉर्म करना है। मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड ways or manner in which a task has to be performed considering the objective. It deals with a task
comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. ठीक है, टोटल 8 है, 5 हो गए, बचा अपना रूल। ये क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख लो, नॉट फ्लेक्सिबल या स्ट्रिंजेंट, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट inform what is to be done, ठीक है। प्रोग्राम कुछ नहीं होता है, डिटेल स्टेटमेंट होते हैं या प्रोजेक्ट आउटलाइन होता है। डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट अ project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required and the budget to implement any course of action, ठीक है। सॉरी फॉर माई राइटिंग दोस्तों। any course of action, detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required and the budget to implement any course of action, ठीक है। फाइनली आपको दोस्तों लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं। बजट, ठीक है। इट इज अ statement of expected results expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. एग्जाम्पल आपका सेल्स बजट, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आपको दोस्तों आज का लेक्चर? कोई इसमें दुख दर्द तकलीफ होगी तो प्लीज़ आप लोग बताना। एक टॉपिक और हम लोग कर सकते हैं, प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं दोस्तों, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बस इसके बाद हम लोग रैप अप कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ हम लोग ने पूरा प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया दोस्तों। बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट है, प्लीज़ इनको देखिए आप लोग और नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको नहीं मिल सकता ऐसा कंटेंट कहीं भी। वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है। फ्यूचर आपने फाइनेंस तो पढ़ ही लिया है ऑलमोस्ट, 1-2 लेक्चर्स बस बचे हैं और मैनेजमेंट भी आ रहा है। कहाँ मिलेगा आपको ये सब चीज़ें? ये रिजिड है, रिजिडिटी लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है।
होता है कोई कई बार ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर लेती है, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी रिजिड हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपने एक प्लान में, एक डायरेक्शन में ऑलरेडी सोच लिया है, तो आप चेंज करने को ज़्यादा सोचते नहीं हैं, चेंजेस आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो रिजिडिटी की तरफ आप बढ़ जाते हो। ठीक है, फिर हो गया अपना क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यार आप सबसे पहली बात, एक बात बताओ, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपने प्रॉपर सेट्स ऑफ डायरेक्शन सोच लिया होता है। बाई चांस कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ अब क्रिएटिव माइंड चलता है, तो आप उस रूल्स को फॉलो करने के लिए अबाइड बाय हो जाते हो, ऑब्लिग्ड हो जाते हो, तो आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो इसलिए आपकी क्रिएटिविटी में वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर कॉस्ट लग जाता है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग होती है भाई, टाइम कंज्यूमिंग। सक्सेस की गारंटी नहीं होती इसमें। इसका ये मतलब नहीं होता अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको सक्सेस मिल जाए। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स, एसएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, प्लानिंग तो उनकी भी सही बैठी रहती है, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कारण वो सक्सेस या वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो आपको सक्सेस की गारंटी हो जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज का ये जो टॉपिक है इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन आए। आप लोग सीरीज़ को देख नहीं रहे हो तो काफ़ी मुझे दुख हो रहा है कि आपने लास्ट वाली मैनेजमेंट की सीरीज़ ढंग से देखी भी नहीं है। तो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो दोस्तों हम लोग को मोटिवेशन नहीं आता, काफ़ी टाइम लगता है ये सब चीज़ बनाने में। हम लोग को खुद को नोट्स, आप बताइए इतने इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे अगर आपको नोट्स हम दे रहे हैं तो हमें भी तो इसको कंपाइल करना पड़ता है, हमें भी तो मेहनत लग रही है। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस आपको प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, बस यही तो है। और बाकी तो हम कुछ चाहते ही नहीं हैं आप लोग से। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये सब सीरीज़, और अगर आपको कुछ भी सजेशन है तो वो भी दीजिए। और दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपके जो पीडीएफ होंगे ना, ये सब जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, और डले हुए हैं सारे पुराने वाले लेक्चर्स के भी डले हुए हैं। आप प्लीज़ ज्वाइन करके देखिए उसको और इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बाय बाय।